हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में जो साइंटिस्ट हमें दिए हैं अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी नीट में या वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले जिस जिस इंसान ने, जिस साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने जिस उसके बारे में खोज करी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अर्नेस्ट मेयर हैं ये, इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं और वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल टाइम। इन्होंने टैक्सोनॉमी, जू जोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक ऑर्निथोलॉजी के बारे में रिसर्च करा और बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया। इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के डिफरेंट प्राइज़ भी जीते, तो इतना पता होना चाहिए। फिर आता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कह रहा है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बीट इन कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। कि क्या तुम स्पीचलेस हो? ठीक है, तो ये हमें स्पीचलेस कर रहा है कि देखो कितनी सारी इकोलॉजी है, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैलीज ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. Life है क्या? Life है क्या? The question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what living. Living है क्या? Living मतलब हम सांस लेते हैं, हम मेजर फंक्शनिंग हमारी बॉडी में होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब है लिविंग। या इज एज ऑपोजिट टू द नॉन लिविंग। सेकंड इज़ द फिलोसफिकल वन सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का पर्पस क्या है? क्या आप यहाँ पर्पस क्या है आपका लाइफ का? आपको बनना क्या है? आपको ये पर्पस है। तो इसमें एज साइंटिस्ट, जैसे हम साइंटिस्ट हैं तो हम फिलोसफिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? तो इसके लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना होता है। तो इसमें आपको और चीज़ भी पता होना चाहिए। एक हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जो लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग में भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर के, जो लिविंग में भी हैं नॉन लिविंग में भी हैं? इसका आंसर हो सकता है ग्रोथ। लिविंग अंदर से ग्रो करता है, नॉन लिविंग बाहर से ग्रो करता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, लिविंग मतलब हम ग्रो करते हैं, हम ग्रोथ होती है हमारी। नॉन लिविंग में जैसे मान लो कूड़ा है, कूड़े का कचरा जो है वो ऐसे ऐसे ग्रो होता रहता है ना, और बड़ा होता रहता है। तो उसको हम उससे समझ सकते हैं। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो हमारे लिविंग में भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं।
जैसे मेटाबॉलिज्म, हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म ज़रूर हो रही होगी। बट अब आपको एक चीज़ बतानी है कमेंट में कि इज़ रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फ़ीचर है या करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, वो आपको बताना है इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, ये आप कमेंट्स में मेरे को बताओ कि इज़ रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग फ़ीचर और अ करेक्टरिस्टिक फ़ीचर। फिर ऐसी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं होता। ग्रोथ हमने पढ़ा, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लोकोमोशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If we look around, you will see large variety of living organism, be it in potted plant, insect, bird, your pet or animal and plant. आप अपने आसपास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखते हो। आप अगर अभी कहीं बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस दिख ही रहे हैं आपको, अपने घर वाले। साथ में कोई देख लो, साइड में कोई छिपकली ना हो आपके ऊपर, तो छिपकली हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, अगर आपके घर में कोई पेट है वो हो गया। तो ऐसी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, और ये तो सिर्फ आपके घर में। आपके घर के बाहर जाओ, वहाँ पे एक जगह गाय होगी, एक जगह डॉग होगा, कैट होगी, बहुत, ये तो बहुत कम है। और बहुत मिलियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। कुछ कुछ तो हमने डिस्कवर कर भी लिए और कुछ कुछ अभी भी डिस्कवर करनी बची हैं। So there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. जैसे क्या हो गया, जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब होते हैं, ये सब हमें दिख थोड़ी ना सकते हैं। जैसे अमीबा होता है, वो हमें दिख नहीं सकता, बट इफ़ वी सी थ्रू माइक्रोस्कोप वी इट कैन बी विजिबल, बट हमारे नेक्ड आई से तो नहीं हो सकता। तो वो भी ऑल अराउंड अस ही होते हैं। देन if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase। मतलब अगर हम अपना एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम ना अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट में पढ़ेंगे। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप होता है ये, जो किसने दिया था, एलेक्जेंडर हमबोल्ट ने दिया था स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। उसने भी इकोलॉजी में यही बोला था, इफ़ वी वर टू इंक्रीज, मतलब हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगा। देन obviously if you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। तो स्पीशीज़ हमें दिख जाती हैं हर चीज़ की, जैसे डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो ऐसे ही। ठीक है, और जो स्पीशीज़ होती हैं ना, जो स्पीशीज़ होती हैं इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लुकिंग होते हैं, प्लस दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। ठीक है, फिर इसमें हमें बताया हुआ द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हमें बायोडाइवर्सिटी दिखती है वो हमें अमेज़ॉन फॉरेस्ट में भी मिलती है, जिसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। ये सब हम अपने क्लास 12th के इकोलॉजी में पढ़ते हैं।
types of organism present on Earth, we should remember that that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified. इसका मतलब यही है, as we increase the explored areas, so biodiversity increases. फिर एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. हम लोकल नेम से प्लांट्स एनिमल्स को जानते हैं. जैसे हम अपने घर में अपने डॉग को किसी और नाम से बुलाते हैं, कोई किसी और नाम से बुलाते हैं. जैसे बैनियन ट्री है, कोई बड़ का पेड़ बुलाता है उसको. लेकिन मतलब अलग अलग नेम्स हैं जो लोगों ने बना दिए. मेरा लोकल नेम, जैसे मुझे कोई मन्नत नाम से बुलाता है तो कोई किसी और नाम से बुलाता है. तो ये दीज आर द लोकल नेम्स जो लोगों ने खुद बनाए हैं. बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, क्या पता आप हो, आपकी मम्मी आपको किसी और नाम से बुलाती हैं, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, आपके टीचर आपको किसी और नाम से बुलाती हैं. तो दीज आर नोन एज लोकल नेम्स. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि बैनियन ट्री को हम बड़ का पेड़ भी बोलते हैं. मैंने बोला बड़ का पेड़, फिर फॉरनर्स जो होंगे उनको तो समझ ही नहीं आएगा ये बड़ का पेड़ क्या होता है. तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक साइंटिफिक नेम बनाएं ताकि एक स्पीशीज़ को हम एक ही नाम से बुलाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, है ना. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. साइंटिफिक नेम्स बनाएं so that a species should be known by the same name all over the world. Hence, there is a need to standardize naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो इसलिए हम उन स्पीशीज़ का नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, उन स्पीशीज़ का नामकरण करते हैं, नॉमनक्लेचर करते हैं. लेकिन नॉमनक्लेचर करने से पहले हमें उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे कि अब तुम्हारे घर में कोई बच्चा नया पैदा हुआ है, उस बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वो लड़का है या लड़की है. अगर वो लड़की है तो उसके लिए लड़की वाला नेम नॉमनक्लेचर होगा, मतलब नामकरण होगा. अगर वो लड़का है तो उसका लड़के वाला नाम नॉमनक्लेचर नामकरण होगा. तो नॉमनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know the organism that name is attached. This is identification. ठीक है. फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे साइंटिफिक नेम्स बनाए, तो जो भी प्लांट्स के लिए बनाए साइंटिफिक नेम. Number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided by ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. And animals के लिए International Code of Zoological Nomenclature. Scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should be enabled to people to arrive at the same name. They also ensure such a name has not been used to any other known organism. ठीक है. ऐसे अभी हम पढ़ेंगे मैंगो को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, हम ह्यूमन्स को कहते हैं होमो सेपियंस. ऐसे तो इसमें लिखा है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है जेनेरिक नेम. वन इज़ द जेनेरिक नेम एंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट. जेनेरिक नेम जीनस को कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज़ को कहते हैं. इन दोनों को मिला के हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है.
और ये नेमिंग सिस्टम दिया था कैरोलस लिलेनियस ने। जैसे कि मैंगो में मैंजी फेरा इंडिका, तो इसमें मैंजी फेरा है जीनस और इंडिका है स्पीशीज। अब हम इनके रूल्स से नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।